हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम जो इसमें आज एक्सप्लेनेशन देंगे वो थ्रू नोट्स होंगे, तो ताकि आप आसानी से समझ सकें और आपकी जो रिवीजन है वो जल्दी हो जाए। तो जो ये फर्स्ट पैरा है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, उसमें बेसिकली जो है जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स है, जो यहाँ पे आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स कम फ्रॉम यूरोप। जो नेशन स्टेट्स का जो आइडिया था वो यूरोप में से आया था। और नेशन स्टेट्स क्या होते हैं? नेशन स्टेट्स का जो मीनिंग होता है चेंज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल हु दे आर, व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो नेशन स्टेट्स वो होता है जब जो लोगों के मन में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनको लेकर वो चेंज होती है कि वो क्या है, उनकी आइडेंटिटी किससे बिलोंग करती है। और जो इसमें अब है जो इंडियन नेशनल काउंसिल, इम्पॉर्टेंट डेट है वो आपको याद रखनी है कि इंडियन नेशनल काउंसिल जो है 1885 में फॉर्म्ड हुई थी बाय A.O. ह्यूम। तो इसमें फर्स्ट पेज में एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही था। तो हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पेज। तो जो फर्स्ट सब टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पेज नंबर 54 है। आप अपनी बुक्स खोल लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आप इसके मेन पॉइंट्स जो हैं मार्क कर सकें। इन द ईयर आफ्टर 1919, ये 1919 के बाद की बात है। वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज़। जो नेशनल मूवमेंट था वो स्प्रेड हो रहा था बहुत जगहों में, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलप न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। और जो नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल डेवलप हो रहे थे। तो अब जो इसका नेक्स्ट पैरा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसको पहला यहीं पे मार्क कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका। द फर्स्ट वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो इसका क्वेश्चन होगा, व्हाट वर द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जो वर्ल्ड वॉर का क्या इम्प्लीकेशन पड़ा नेशनलिज्म इन इंडिया का, जो प्रोसेस इंडिया में हो रहा था उसको बढ़ावा देने के लिए। तो उस क्वेश्चन का आंसर यही है, फर्स्ट वर्ल्ड द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये फर्स्ट पॉइंट है। इट लेड टू अ ह्यूज, इससे जो वॉर क्रिएटेड हुआ, जो वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इससे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई थी इंडिया में, जिस वजह से जो इंडिया था उसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। जो जो फाइनेंस किया जा रहा था, दिया जा रहा था वॉर लोन से, और इंक्रीज टैक्सेस, जो टैक्सेस थे वो बढ़ा देते ताकि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको कॉप अप करा जा सके। और कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस थ्रू द वॉर ईयर्स, द प्राइसेस डबलिंग। और जब वॉर पीरियड चल रहा था उस वक्त जो प्राइसेस थे वो डबल हो चुके थे। 1919 एंड 1918 के बीच में जो प्राइसेस थे उसने आसमान छू लिए थे, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप। और जिस वजह से जो कॉमन पीपल थे वो उनको परचेज नहीं कर पा रहे थे। और अगला जो पॉइंट आता है इसका, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर। और जो गांव के गांव थे उन्हें उठवा लिया जाता था, उन्हें ले जाया जाता था ताकि जो सोल्जर्स की जो कमी पड़ रही है उन्हें मेकअप कर सकें, पूरी कर सकें। और जो फोर्स रिक्रूटमेंट थी वो विलेजेस एरिया में बहुत वाइड स्प्रेड एंगर हो गया था। फोर्स रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन द आर्मी। उन लोगों को फोर्स किया जा रहा था ताकि वो आर्मी ज्वाइन करें। और फिर इसका जो अगला पॉइंट आता है, देन इन 1918 टू 1919, यानी 1918 टू 1990 और 1920 टू 21, जो वहाँ की क्रॉप्स थी वो फेल हो गई थी। इंडिया की जो क्रॉप्स थी ख़राब हो गई थी, जिसके वजह से जो खाने की कमी होने लगी।
दैट वॉज कम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंस एपिडेमिक। और उसी ही साल वहाँ पे एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी फैल गई थी, जिसके चपेट में 12 से 13 मिलियन जो लोग थे वो मर गए थे, उससे पीड़ित थे। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर। जो पीपल थे, लोग थे, सोचते थे कि जो उनका स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगा वॉर के ख़त्म होने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो लोग थे उनके अंदर बहुत एंगर आया अमंग इंडियंस, विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसी वजह से, इन सब टॉपिक्स की वजह से जो लोग थे उनमें एंगर बढ़ा, उन्हें लगा अब हमें यूनाइट होना है और यूनाइट होना है। तो अब इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब इसमें जो है, जो महात्मा गांधी थे वो 1915 में जनवरी में इंडिया लौट आए थे। वो साउथ अफ्रीका से आए थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत सक्सेसफुली फॉट करे थे बहुत सारे आंदोलन, जिसमें से हम बात करेंगे अभी, जिसमें से अब फिर फ़ोटो देख लेते हैं। इसमें इंडियन वर्कर इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू फॉलक्रस्ट 6 नवंबर 1930। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो इंडियन वर्कर्स हैं साउथ अफ्रीका में वो मार्च करते हुए दिखाए जा रहे हैं फॉलक्रस्ट पे। महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कासल टू ट्रांसवाल। तो महात्मा गांधी सबके लीडर हैं जो उन्हें लेड कर रहे हैं न्यू कासल से ट्रांसवाल तक जाने के लिए। व्हेन द मार्चर्स वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी अरेस्टेड, thousands of more workers joined the सत्याग्रह against racist law and denied right to non-whites। और जब महात्मा गांधी अरेस्ट हुए और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर ने ज्वाइन कर लिया सत्याग्रह रेसिस्ट लॉ के ऊपर, ये फ़ोटो उसी के है, ये साउथ अफ्रीका की है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55। जैसे कि हमने पढ़ा, जो गांधी जी थे वो 1915 में जनवरी में इंडिया में वापस आ चुके थे। तो जब आए थे तो जो अब साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने रेसिस्ट रिजाइम्स के जो करा था, वो एक नॉवल मेथड मास एगिटेशन विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन के तौर पे किया था, जिसे वो एक नाम देते थे सत्याग्रह। अब हम यहीं से एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, इसका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो जो यहाँ से सेकंड लाइन से आएगा मार्क होगा, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्पेज द पावर ऑफ ट्रुथ। ये पावर ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई की ताकत, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। और जो सच्चाई है उसकी तरफ दोनों तरफ से देखना, सच्चाई क्या है समझना। इट सजेस्ट दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, ये बताता है अगर जो कॉज है वो ट्रू है, सही है। इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप बुराई के खिलाफ हो, गलत के खिलाफ हो, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, तब वहाँ जो फिजिकल फोर्स है वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्रेसर को बताने के लिए। विदाउट सीकिंग वेगनेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस। यहाँ कॉन्साइंस का मीनिंग है अंतर आत्मा। ये सब तभी हो सकता है जब हम जो ऑप्रेसर है जिसके खिलाफ हम हैं उसकी अंतर आत्मा को हम बताएं कि वो गलत कर रहा है। कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर, यहीं तक ये पॉइंट ख़त्म होता है। इसका आंसर यही है, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सेकेंड लाइन टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ लाइन ऑप्रेसर। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी जो थे उन्हें लगता था जो ये धर्म है नॉन वायलेंस का, यही एक रास्ता है यूनाइट करने के लिए इंडियंस को। अब इसका हम सेकंड पैरा देखते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया
महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। हाँ, अब ये जो पैराग्राफ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। जब महात्मा गांधी इंडिया में आए थे, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करके, सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करके उन्होंने 3 लगातार जो सत्याग्रह मूवमेंट थे उन्होंने अलग अलग जगह पे शुरू करे थे। एक फर्स्ट जो है इन 1916 से, इसे मार्क कर लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट। जब वो 1916 में आए थे तो उन्होंने चंपारण बिहार तक ट्रैवल करा था, चंपारण बिहार में ट्रैवल करा था इंस्पायर करने के लिए पीजेंट्स को, वहाँ के पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो स्ट्रगल कर सकें प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट। यहीं प्लांटेशन सिस्टम तक इसका फर्स्ट पॉइंट ख़त्म होता है। फिर यहीं से देन से सेकंड पॉइंट शुरू होता है। देन इन 1917 और अगले ही साल 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा। उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के पीजेंट्स के खिलाफ। जो आप वहाँ के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ के पीजेंट्स के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग्यू एपिडेमिक। जो वहाँ के लोग थे वो क्रॉप फेलियर से और महामारी से पीड़ित थे और वो बहुत परेशान थे। द पीसेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, जिस वजह से जो खेड़ा गांव था वो वहाँ रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा था। एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड, और जो वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन है वो रिलैक्स्ड होना चाहिए। ये डिमांड थी उनकी, वहाँ के लोगों की, पीजेंट्स के खिलाफ 1918 में। और फिर अगला जो आता है इन 1918, यहाँ से थर्ड पॉइंट है। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। अब उसके अगले ही साल महात्मा गांधी अहमदाबाद गए सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए कॉटन मिल वर्कर के लिए, अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। अब आप ये देख सकते हैं, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने लगातार 3 साल सत्याग्रह मूवमेंट करे, 1916 में, 1917 में, 1918 में। 1917 में जब उन्होंने करा था खेड़ा गांव के जो गुजरात थे उनके लोगों के लिए, वो आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जो अभी कोरोना वायरस फैल रहा है ये भी प्लेग्यू एपिडेमिक ही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हैं, वैसी उनका था। इसी वजह से वो रेवेन्यू को रिलैक्स करने की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट सब टॉपिक अब हम पढ़ेंगे इसका, द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, गांधी जी 1919। अब जो गांधी जी थे अगले ही साल यानी 1918 के बाद, जब उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करा था, उसके ख़त्म हो गया था, फिर उसके अगले साल 1919 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक, ये तो हमने देखे मूवमेंट्स, ये तो छोटे छोटे स्टेट लेवल पे थे। अब जो गांधी जी थे 1919 पे एक नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ रॉलेट एक्ट, उन्होंने एक नेशन वाइड रूप में जो एक सत्याग्रह मूवमेंट था उन्होंने शुरुआत करा रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जो रॉलेट एक्ट था ये हुरिडली पास कर दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने जल्दीबाजी में पास कर दिया था, और इसको पास करते वक्त जो इंडियन मेंबर्स थे उनसे कोई भी बातचीत या डिस्कशन नहीं हुई थी। और इस जो रॉलेट एक्ट था वो गवर्नमेंट को ऐसी ताकतवर पावर देता था ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सके और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के उन्हें जेल में रख सकती थी।
यानी जिस पे भी शक होता था उसे वो 2 साल के लिए जेल में रख सकती थी बिना किसी ट्रायल के, पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह के। जो महात्मा गांधी थे उन्हें चाहिए था कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस इस मूवमेंट, इस एक्ट के खिलाफ, इस लॉ के खिलाफ शुरू होना चाहिए, जो कि शुरू हुआ 6 अप्रैल को हड़ताल के रूप में। 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 1919 6 अप्रैल। याद रखिएगा इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, रैलीज निकाली जाती थी। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, और जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे बैठ गए थे। रेलवे, वर्कशॉप एंड शॉप्स, और शॉप्स को बंद कर दिया गया था। एंड स्केर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीफोन would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने भी इस नेशनलिस्ट को क्लैम्प डाउन करने की ठानी। लोकल लीडर, और जिसके वजह से जो लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया जाता था अमृतसर से, और महात्मा गांधी को बैन कर दिया था दिल्ली में एंटर करने से। फिर जो 10 अप्रैल, ये लगातार हुआ जा रहा था, यानी 6 अप्रैल और अब 10 अप्रैल की बात हो रही है, यानी 3-4 दिन के अंदर अंदर इतना सब हुआ। 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर, जो अमृतसर थी उन्होंने, अमृतसरी पुलिस, उन्होंने फायर चालू कर दिया एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर। जो वहाँ एक पीसफुल प्रोसेसन हो रहा था और वहाँ की पुलिस ने उन पे फायर चालू कर दिया। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, जिसकी वजह से जो लोग थे उन्होंने बैंक्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस पर अटैक करा, रेलवे स्टेशन पर अटैक करा, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? रूल ऑफ मिलिट्री। जब एक स्टेट में जो गवर्नमेंट का जो रूल होता है उसे हटा के मिलिट्री का रूल लगा दिया जाता है, उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। और जो उसकी कमांड थी वो जनरल डायर ने ले ली थी। जनरल डायर ने उसकी कमांड ले ली थी। आप इन सभी के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और जो मैंने बताए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उन्हें याद रखिएगा, और क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। और प्लीज़ इसके एक नोट्स बना लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा।